गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए द्वितीय वर्षीय विद्यार्थियों के लिए आज हम करेंगे प्रभुसत्ता की विशेषताओं की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ द फीचर्स ऑफ सोवर्निटी। इससे पहले हमने प्रभुसत्ता की विशेषताएं की थी और उनमें सबसे पहले हमने की थी संपूर्णता अथवा निरंकुशता, दूसरे नंबर पर की थी सर्वव्यापकता, तीसरे नंबर पर हमने की थी अपवर्जितता, चौथे नंबर पर हमने की थी स्थायित्व, पांचवें पर हमने की थी अविभाज्यता, छठे नंबर पर की थी हमने मौलिकता, सातवें नंबर पर हमने की थी अधेयता, आठवें नंबर पर हमने की थी अनश्वरता। और अब हम इन्हीं विशेषताओं की आलोचना करेंगे कि प्रभुसत्ता की विभिन्न विशेषताएं विशेषकर निरंकुश शासक की अवधारणा का समर्थन करती हैं। आज के आधुनिक लोकतांत्रिक युग में राज्य के कार्यों, स्वरूप और उसकी प्रकृति और उसके व्यक्ति से कैसे संबंध होने चाहिए, इसमें बहुत परिवर्तन आया है। इसी कारण से प्रभुसत्ता संबंधी विचारों में भी उसके अर्थ, व्याख्या तथा प्रयोग को लेकर अंतर देखने को मिलता है। अतः प्रभुसत्ता की उपरोक्त विशेषताओं तथा तत्वों की निम्न आधार पर आलोचना की जाती है। सबसे पहला आधार है, प्रभुसत्ता राज्य में निवास नहीं करती। सोवर्निटी डज नॉट लाइज इन द स्टेट। प्रभुसत्ता निसंदेह राज्य का एक आवश्यक तत्व है, परंतु इसका अभिप्राय ये कदापि नहीं कि राज्य का आवश्यक तत्व होने के नाते उसे राज्य की संपत्ति मानकर स्थायी रूप में राज्य में निहित कर दिया जाए। जनसंख्या भी राज्य का आवश्यक तत्व है, परंतु राज्य के नागरिकों को राज्य की संपत्ति मानना उसकी स्वतंत्रता का हनन करना होगा। इसी प्रकार से प्रभुसत्ता को राज्य में निहित करके व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को महत्वपूर्ण माना गया है। प्रभुसत्ता राज्य में नहीं बल्कि राज्य के निवासियों में निवास करती है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की आलोचना की कि ऐसा कौन सा आधार है जिस पर हम आलोचना करते हैं, और वो है प्रभुसत्ता निरंकुश नहीं होती। सोवर्निटी इज नॉट एब्सोल्यूट। आधुनिक राज्यों में प्रभुसत्ता निरंकुश नहीं हो सकती। निरंकुशता स्वयं में एक अच्छा शब्द नहीं है जिसके लिए लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होता। प्रभुसत्ता ना तो निरंकुश होती है और ना ही इसका प्रयोग करने वाले सर्वोच्च हैं। आंतरिक तथा बाह्य रूप से प्रभुसत्ता के निरंकुश स्वभाव पर प्रतिबंध लगाने का कार्य जनमत, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, सामाजिक परंपराएं, अंतर्राष्ट्रीय कानून आदि करते हैं। हम इनके माध्यम से जो आंतरिक और बाह्य प्रभुसत्ता है उनके ऊपर अंकुश लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है कि प्रभुसत्ता को बांटा जा सकता है। सोवर्निटी कैन बी डिवाइडेड। यह कहना कि प्रभुसत्ता बांटी नहीं जा सकती, यह विचार ही उचित नहीं है। प्रभुसत्ता अविभाज्य नहीं है, इसलिए इसे बांटा जा सकता है। आधुनिक युग के संघात्मक राज्यों में संविधान तथा कानून के अनुसार शक्तियों का विभाजन प्रांतीयता तथा राष्ट्रीयता पर किया जाता है। यही नहीं, प्रभुसत्ता का अविभाज्य स्वरूप मानवीय अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं के लिए घातक सिद्ध हुआ है। इसी कारण मॉन्टेस्क्यू ने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया, जिसे अमेरिका में भी अपनाया गया है। और ये स्पष्ट है कि शक्तियों के विभाजन और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों ने प्रभुसत्ता के अविभाज्यता के सिद्धांत को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। अब हम बात करते हैं प्रभुसत्ता की परंपरागत अवधारणा खतरनाक है इस पॉइंट की। हम बात करते हैं कि एक और आधार ऐसा है कि जिस पर प्रभुसत्ता के विशेषता की आलोचना की जाती है, तो ये है कि जो परंपरागत अवधारणा है प्रभुसत्ता की वो खतरनाक है। अब परंपरागत अवधारणा क्या थी कि जिसमें हम मानते हैं कि प्रभुसत्ता की जो पूर्ण वर्णित हमने विशेषताएं की थी उनके तत्वों के अध्ययन से यह पूर्ण रूप से हमारे पास स्पष्ट हो जाता है कि इसमें जो निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का समर्थन किया गया है, प्रभुसत्ता की परंपरागत अवधारणा जैसा कि हॉब्स के विचारों पर आधारित है, जिसे ऑस्टिन ने पूर्ण से स्वीकार करके उसे कानूनी रूप दिया, क्योंकि ऑस्टिन की जो प्रभुसत्ता की अवधारणा है वो एकत्ववादी है कि जो प्रभुसत्ता है वो किसी एक व्यक्ति या एक वर्ग में निहित है। आज के आधुनिक लोकतांत्रिक युग में किसी भी ऐसे निरंकुश विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसमें मानव की गरिमा नष्ट होती है। मानवीय स्वतंत्रता, समानता तथा लोकतंत्र के इस युग में यह एक खतरनाक सिद्धांत है जिसका समर्थन हम नहीं करेंगे और ना ही हम कर सकते हैं। लास्की ने प्रभुसत्ता के परंपरागत रूप की आलोचना करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न राज्य की अवधारणा मानव जाति के कल्याण के लिए घातक है। यह राजनीतिक विज्ञान के लिए सदैव लाभदायक होगा कि प्रभुसत्ता की पूर्ण अवधारणा को त्याग दिया जाए। और इस प्रकार से
हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक राज्य में प्रभुसत्ता के निरंकुश तथा असीमित विचार का वर्णन नहीं किया जा सकता है, समर्थन नहीं किया जा सकता। फिर भी कानूनी दृष्टिकोण से प्रभुसत्ता असीमित ही होती है। प्रभुसत्ता पर कानून तथा संविधान के माध्यम से जिस अंकुश की बात की जाती है वह केवल सैद्धांतिक है, व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि व्यवहार में प्रभुसत्ता के प्रयोगकर्ताओं को कानून तथा संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार होता है। आधुनिक युग में जिस लोकप्रियता तथा राजनीतिक प्रभुसत्ता का विचार प्रकट किया गया है वह उस समय नहीं था जब प्रभुसत्ता की अवधारणा का विकास हुआ था। अब हम बात करते हैं कि प्रभुसत्ता पर प्रतिबंध अथवा सीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत। राज्य के प्रभुसत्ता के सिद्धांत की आलोचना के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि आधुनिक लोकतांत्रिक युग में राज्य के कार्यों, उसके स्वरूप, उसकी प्रकृति और उसका व्यक्ति के साथ संबंध कैसा होना चाहिए। इसमें बहुत परिवर्तन आया है। आधुनिक समय में प्रभुसत्ता की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्य के प्रभुसत्ता के सिद्धांत की आलोचना के अतिरिक्त उस पर अन्य बहुत सी सीमाएं हैं, जिसके कारण भी प्रभुसत्ता को असीमित तथा सर्वव्यापक नहीं कहा जा सकता। राज्य की जो सीमाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। राज्य की सीमाओं से मतलब राज्य की प्रभुसत्ता की जो सीमाएं हैं। सबसे पहली है प्राकृतिक नियम, लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति को कोई नहीं बदल सकता। राज्य की शक्ति प्राकृतिक नियमों को ना तो बदल सकती है और ना ही उसके विरुद्ध कोई कानून बना सकती है। राज्य का कानूनी क्षेत्र कितना भी असीमित क्यों ना हो, राज्य सत्ता द्वारा कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो सूर्य तथा चंद्रमा को उदय तथा अस्त होने से रोक सके। राज्य के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जिसके अंतर्गत वह दिन रात में कोई परिवर्तन ना कर सके। राज्य की शक्ति व्यक्ति के खाने पीने, सोने जागने, रोने, हंसने तथा सोचने के स्वभाव को बदल सकती है। प्राकृतिक नियमों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करना ही राज्य के लिए एक प्रकार की मूर्खता होगी। दूसरे नंबर पर आता है नैतिक नियम, मोरल लॉज। नैतिकता का संबंध व्यक्ति के बाह्य कार्यों से नहीं बल्कि आंतरिक कार्यों अर्थात विचारों से है। राज्य व्यक्ति बाह्य कार्यों में हस्तक्षेप प्रकट कर सकता है, आंतरिक कार्यों में नहीं। अतः नैतिक नियम भी राज्य प्रभुसत्ता को सीमित करते हैं। किसी की हत्या करना, चोरी करना, झूठ बोलना आदि अनैतिक कार्य हैं और जिनको करने के लिए राज्य कभी भी अनुमति नहीं दे सकता। गिलक्राइस्ट का कहना है कि नैतिकता के सिद्धांत निसंदेह प्रभुसत्ता के प्रयोग को प्रभावित करते हैं। हम बात करते हैं तीसरी सीमा की और वो है संवैधानिक नियम, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। राज्य की प्रभुसत्ता पर देश के संविधान द्वारा भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि देश की संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो राज्य के संविधान के विरुद्ध हो। संविधान राज्य का सर्वोच्च कानून है, सुप्रीम लॉ। भारत तथा अमेरिका के संघात्मक राज्यों में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को यदि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा अधिकार प्राप्त है कि इसके विपरीत कुछ विद्वानों का मत है कि संविधान का निर्माण तथा संशोधन राज्य सत्ता द्वारा ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में संवैधानिक कानून प्रभुसत्ता पर प्रतिबंध नहीं हो सकते। राज्य संविधान की संशोधन प्रक्रिया को बदल सकता है। जैसे कि गिलक्राइस्ट का कहना है कि संविधान सरकार को सीमित करता है, ना कि राज्य को। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की सीमा की और वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ। विज्ञान ने सारे विश्व को एक इकाई बना दिया है तथा विभिन्न राज्यों के पारस्परिक संबंध सामान्य अंतर्राष्ट्रीय नियमों को बाध्य नहीं है, परंतु व्यवहार में आधुनिक राज्य एक दूसरे से पारस्परिक आधार पर मित्रता के लिए संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करता है। इसके लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना पड़ता है। कोई भी राज्य विश्व जनमत के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रयोग करने का साहस नहीं कर सकता। विश्व जनमत के दबाव के कारण ही पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और वो है रीति रिवाज तथा परंपराएं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। राज्य में रीति रिवाज तथा प्रथाएं भी एक शक्ति है। ये शक्ति सदैव कानून निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन रही है। प्राचीन काल में रीति रिवाज ही मान्य होते थे। आज भी इंग्लैंड जैसे राज्यों में अधिकतर शासन वहाँ की प्रथाओं के अनुसार बनाया जाता है। समाज के प्रचलित अच्छे कानून के विरुद्ध कानून बनाना राज्य के लिए सरल नहीं है।
समाज की बुरी परंपराओं को कानून द्वारा समाप्त किया जा सकता है। भारत में सती प्रथा, विधवा विवाह या विधवा विवाह का ना होना, बाल विवाह आदि प्रथाओं को कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया है। फिर भी सामान्य रूप से लोकप्रिय परंपराएं राज्य की प्रभुसत्ता के लिए प्रतिबंध हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है धर्म, रिलीजन। परंपराओं की तरह धर्म का भी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण रखा जाता है। भारत में अनुशासन, त्याग, सेवा, आज्ञा पालन जैसे गुण धर्म ने ही बदल आए हैं। धर्म के प्रतिबंध को ही दो प्रकार से जाना जा सकता है। एक और धर्म पर आधारित राज्य अपने कानून व नीति को देश के विशेष धर्म के आधार पर बनाते हैं, और दूसरी ओर अधिक प्रसिद्ध रूप यह है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य सभी धर्मों को समान समझते हैं और किसी भी धर्म के विरुद्ध कानून बनाना उचित नहीं समझते। फिर भी धर्म का प्रभुसत्ता पर प्रभाव अवश्य रहता है। हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, और वो है जनमत, पब्लिक ओपिनियन। आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है तथा लोकतंत्रीय राज्यों में जनता की उचित आवाज राज्य की सत्ता की आवाज समझी जाती है। वास्तव में प्रभुसत्ता का जनमत द्वारा सीमित होना एक प्रकार से लोकप्रिय प्रभुसत्ता का ही रूप है। अपनी कानूनी शक्ति का प्रयोग करते समय राज्य जनमत की अवहेलना नहीं कर सकता। राज्य में व्यक्तियों तथा समुदायों के अधिकारों को छीनना राज्य के लिए यदि असंभव नहीं है तो कठिन अवश्य है। राज्य सत्ता को जनमत का भय अवश्य रहता है। हम बात करते हैं निष्कर्ष की, कंक्लूजन की। कंक्लूजन करने से पहले, निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं अपने पॉइंट्स को कि प्रभुसत्ता पर प्रतिबंध अथवा सीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत क्या है, कि प्रभुसत्ता पर कौन कौन सी सीमाएं लगाई जा सकती हैं, किन किन के द्वारा सीमाएं लगाई जा सकती हैं। सबसे पहले प्राकृतिक नियम हमने किया, दूसरे नंबर पर हमने किया नैतिक नियम, तीसरे नंबर पर हमने किया संवैधानिक नियम, और चौथे नंबर पर हमने किया अंतर्राष्ट्रीय कानून। पांचवें नंबर पर आता है रीति रिवाज तथा परंपराएं, छठे नंबर पर आता है धर्म, और सातवें नंबर पर आता है जनमत। इन सब के माध्यम से हम प्रभुसत्ता पर सीमा लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्य की प्रभुसत्ता पर सीमाओं अथवा प्रतिबंधों के अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य सत्ता पर कई व्यवहारिक प्रतिबंध हैं तथा इसी विचार को ही सीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत कहा जाता है, थ्योरी ऑफ लिमिटेड सोवरेनिटी। ब्लंट शैली का कहना है कि राज्य अपने समस्त स्वरूप में सर्वशक्तिमान नहीं है, क्योंकि बाह्य रूप से ये अन्य राज्य के अधिकारों से तथा आंतरिक रूप से अपनी प्रकृति व अन्य सदस्यों के अधिकारों से सीमित है। तो इस प्रकार आपने आज प्रभुसत्ता की विशेषताओं की आलोचना की और उसके साथ ही आपने प्रभुसत्ता पर प्रतिबंध अथवा हम प्रभुसत्ता पर प्रतिबंध को क्या कहते हैं, सीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत, आपने ये सारी बातें और सारे पॉइंट्स अच्छे से आपने क्लियर करके देखें। नेक्स्ट हम अपने चैप्टर में करेंगे प्रभुसत्ता के विभिन्न प्रकारों के बारे में, और इसके बाद हम करेंगे प्रभुसत्ता के सिद्धांत। धन्यवाद।